बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, 12 रोज़ा ईरान और इसराइल की जंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने ऐलान करदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। दोनों ममालिक से नाखुश हैं, खासतौर पर इसराइल से ज़्यादा नाखुश हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और रसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन दोनों ममालिक की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। क्या ये परमानेंट सीज फायर हो चुका है? क्या हालात दोबारा कशीदा भी हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जंगों का दौर है जी ये बात हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है वो ज़रा काफ़ी गैर मुतवक्को है। तो उस पर हम बात करके फिर आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे किस तरफ जा रहे हैं मामला सारे। पहली बात तो यह है कि जब से इसराइल वजूद में आया है 1948 से, तो आइजनहावर के दौर से शुरू करें और ट्रंप तक आ जाएं तो 14 अमरीकी सदूर गुजरे हैं जिन्होंने इसराइल को देखा है बने हुए। और उसमें कैनेडी और जॉनसन और निक्सन और फोर्ड और सबको मिलाते मिलाते आप आ जाएं तो ट्रंप जो है 14वें सदर हैं। आज तक नेतन्याहू किसी अमरीकी सदर के हाथों इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना पिछले चंद घंटों में वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथों अवामी तौर पे, और फिर जो सोशल ट्रुथ पे मैसेज था, और फिर उसके बाद जो है वो एक टेलीफोन कॉल जिसका जिक्र नहीं हुआ, जिस टेलीफोन कॉल पे गालिबन एक तो ट्रंप साहब ने गाली दे दी जो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उसमें भी उनके लबों से एक गाली निकल गई। लेकिन उससे हटके जो टेलीफोन पे बात हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा अभी हमारे सामने उसका मतन वगैरह नहीं आया, वो बड़ी तल्ख हुई है और उसमें नेतन्याहू को बहुत सख्त गालियाँ पड़ी हैं। और इसमें हुआ, अगर किस्से को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो ये हुआ कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था। अमेरिका दरमियान में कूदा और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिए, और उसका नाम जो है वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और 3 न्यूक्लियर साइट्स जिन हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जिनके बारे में अभी तक कुछ इतला नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, ख़ास तौर पे फुर्दा और नतांज और बाकी जो इस्फहान की। लेकिन बहरहाल वहाँ पे एक अटैक हुआ जिसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया, और बयान ये हुआ कि ये जो है ये अमरीकी तारीख़ में B-2 है जो बॉमर्स हैं उनका शायद सबसे लंबा एक सफ़र था। उन्होंने कई हज़ार किलोमीटर का फासला तय किया, और वो दिगो गार्सिया से भी नहीं, गुआम से भी नहीं, वो अमेरिका के जो बिल्कुल उनकी जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से उड़े, और वहाँ से दरमियान में धोखा देते हुए, रडार से बचते बचाते हुए वो कहीं पहुँचे, और ईरान पे उन्होंने जो है वो हमले किए। और हमले करने के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका क्या बना, ये पूरी दुनिया अभी तक सोच रही है, और किसी में पूछने की हिम्मत नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई पूछे कि वो न्यूक्लियर का बना क्या, वो स्टॉक पाइल्स किधर गए। तो वो स्टॉक पाइल्स जो हैं वो कहीं गायब हो गए। वो स्टॉक पाइल्स का किसी को पता ही नहीं है। कल भी हमने बात की थी कि ईरान के न्यूक्लियर जो असासे हैं, क्या वो डैमेज हो गए, क्या बर्बाद हो गए, वो कहाँ गए, क्या बना उसका, तो ये किसी को इल्म नहीं है। और ना ही जो है वो कोई सदर अमेरिका से पूछने की जसारत कर सकता है, और ना ही जो है वो सदर अमेरिका उसको, आज तो जो उनका मूड था वो उनको जवाब भी नहीं, जाहिर है कोई पूछेगा भी नहीं, तो मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं उनसे कोई पूछे, भाई जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया।
अच्छा, अब इसमें जो मामला है वो ये है कि ये दरमियान में जो जेडी वेंस हैं, उनका एक और इंटरव्यू आया है। वो कहते हैं कि ये उनके एटमी जो एसिड्स, न्यूक्लियर एसिड से वो कहीं ज़मीन में दफन हो गए हैं। मतलब बरिड, वो बस ज़मीन में धंस के दफन होके उनकी कब्र बन गई है। वो तबाह नहीं हुआ, बस दफन हो गए हैं ज़मीन में, बरिड। अब न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स दफन हो गए हैं ज़मीन में किसी जगह, मतलब ऊपर से बंकर बस्टर गिरे हैं, तो बजाय इसके कि धमाके से वो एक धमाके होते, रेडिएशन होती, कुछ कुछ मतलब इसमें तो पूरी जलजला आ जाता, पता नहीं क्या होता। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये दफन हो गए हैं। अब दफन हो गए हैं और उनकी जो है वो, अब मैं न्यूयॉर्क पोस्ट कोट कर रहा हूँ, मैं इसको यकीन करें 18 स्लाइड, ये जेडी वेंस का जो इंटरव्यू है ना, ये मैंने इसको मैं समझने से कासिर हूँ कि वेंस सजेस्ट कि ईरान के यूरेनियम बरिड और मिस्ट्री जो है वो मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि वो कह रहे हैं दफन हो गए, मतलब तबाह भी नहीं हुए, नुकसान भी हुए, बस ज़मीन के नीचे दफन हो गए सारे के सारे। अब इसराइल जो है उसके अंदर एक थ्योरी ये चल रही है, उन्होंने कहीं रब्ता की है इसराइल के लोगों ने, ये पैसिफिक में इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे, उनके जहाज ये उड़े भी थे, अटैक हुआ भी था या नहीं हुआ था। मतलब किसी रडार पे किसी जगह, किसी फिलिपीन को पता होना चाहिए था, पैसिफिक आइलैंड्स में किसी को पता होना चाहिए था, इंडिया में पता होना चाहिए था। अब इतना बड़ा, इतना लंबा सफ़र वो तय करते हुए पूरा पैसिफिक और इंडियन उन्होंने क्रॉस किया, इंडियन ओशन, तो कहीं साउथ चाइना सी में कोई छोटा मोटा जजीरा, किसी को पता ही नहीं चला कि ये जहाज जो है उड़े। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं, इनको बहुत खुफिया रखा गया। भाई ईरान पे अटैक करने जा रहे तो ईरान वो साउथ चाइना सी के अंदर भी खुफिया था। अच्छा, चाइना से पूछा गया तो चाइना ने इस पे एक पुरस्कार खामोशी अख्तियार की हुई है कि क्या पैसिफिक से अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स उड़े भी थे या नहीं उड़े थे। चाइना को तो पता होना चाहिए था। बहरहाल उनको पता है नहीं है, उन्होंने कम से कम ये बात इसराइल से शेयर नहीं की। अब इसराइल में एक बेचैनी है कि क्या ये वाकई अटैक हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये हमें चूना लगा दी है। और आखिर में कह रहे हैं कि दफन हो गए सारे के सारे, और फिर हम दोबारा बार बार जाके वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। इसराइल, अब देखें ना, कल परसों इसराइल ने वहीं पे अटैक किया ना जाके फर्दर की, क्योंकि वो तीन बस एक नुक्ते नज़र आ रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस पे, और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो एक तो ये बड़ी पूरी सलाहियत फैली हुई है कि वो स्टॉक प्राइस कहाँ गए सारे के सारे। और ये जो बात है कि दफन हो गए, ये तो बहुत ही अजीब बात है। तबाह भी नहीं हुए, दफन हो गए, मतलब बरिड। अब वो कब्र खोदेगा कोई उनकी, जाके उनमें से निकालेगा, फिर तलाश करेगा उनको। देखें ना, या तो अपनी जगह डैमेज हुए होते तो फिर वो IAEA वाले जाते, अब जब दफन ही हो गए हैं तो IAEA वाले जाके कब्र खोदेंगे उनकी। ये अजीब बयान दे दिए जेडी वांस ने। अब गालियां जो पड़ी हैं ये नेतन्याहू को, तीन लोगों ने, दो लोगों ने बस के नीचे जाना है, एक नेतन्याहू ने और एक ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की तो तकरीबन चला गया, नेतन्याहू भी बस आहिस्ता आहिस्ता घिसटता घिसटता जो है वो बस के नीचे जा रहा है। लेकिन ये बड़े ट्रक के नीचे जाएगा क्योंकि इसने कत्लेआम किया हुआ है। ईरान ने जो है वो अल-उदैद एयरबेस पे, जो कि सबसे बड़ी एयरबेस है, मिलिट्री बेस है, एयरबेस मिलिट्री बेस या उसको जो भी, मशरिक़ वस्ता में, कतर में, और सेंटकॉम का जहाँ पे मरकज़ है। और मैं हमेशा कतर की बड़ी, तीन चीज़ों की मैं कतर को बड़ा, इस पूरे ख़त्ते में जो है ना, तीन चीज़ें ऐसी हैं कतर के पास जो बड़ी यूनिक हैं। एक तो अल जज़ीरा, तो सबसे बड़ा TV स्टेशन जो देखा जाता है पूरे ख़त्ते में। दूसरा सेंटकॉम वहाँ पे, और सेंटकॉम जो है वो पूरा ख़त्ता सेंटकॉम ही देखता है। और तीसरा ये है कि वहाँ पे हमास की लीडरशिप भी मौजूद है, और वो मीडिएशन के हवाले से कतर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ कई अरब ममालिक हमास को पसंद नहीं करते, अक्सरियत पसंद नहीं करती हमास को, या अख़वानुल मुस्लिमून इस तरह से ले लें आप। लेकिन कतर जो है वो उन मुल्कों में से है जो हमास को
अपने यहाँ उनके मौजूद भी होते हैं रहनुमा, और उसके साथ ही वो मीडिएशन का रोल भी प्ले करता है। कतर पे जनाब ईरान ने कतर की जो अमेरिकन बेस थी अल उदैद के नाम से, उस पे अटैक किया और उसके नतीजे में एयर स्पेस बंद हो गई और कोई जानी और माली नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो है वो कतर की तरफ से भी मजम्मत हुई, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी मजम्मत हुई और बाकी सारे मुल्कों की तरफ से भी मजम्मत हुई। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये जो है ये जो सारा का सारा मामला था, ईरान ने कतर को पहले बता दिया था। कतर को ईरान ने जो इतलात हैं वो ये हैं कि पहले बता दिया था कि, और कई घंटे पहले बता दिया था कि हम अटैक करने जा रहे हैं और आपका कोई शहरी उसमें दरमियान में नहीं आएगा, यानी कोई ज़ख्मी नहीं होगा, हम इंश्योर करेंगे इस बात को। अल उदैद एयरबेस पे जो है वो हम ये भी नहीं चाह रहे कि अमेरिकन कैजुअल्टीज़ हो जाएं, तो अमेरिकन को भी अब शेल्टर वेल्टर फराहम कर दें। तो ये कतर को पता था, सही। और कतर को पता था, अमेरिकन को पता था, अमेरिकन ने कतर को बता दी। यानी इस तरह से हुआ कि कतर दरमियान में अमेरिकन को ईरान ने कतर के थ्रू बता दिया कि भाई ये बदला तो हमने लेना है और लेना है बिल्कुल, और अगर जो आप मिजाज यार में आए, आप चाहें तो लड़ें चाहें तो ना लड़ें, लेकिन हमने बदला लेना है और आपकी एयर बेस पे हमने अटैक करना है। कतर ने जो है वो उधर बता दिया पीछे, और कतर ने दरमियान में एक रोल प्ले किया कि भाई ऐसा है कि ईरान तो जाहिर है कि जवाब तो देगा ईरान, तो या तो ये ईरान जवाब दे और वो ऐसा हो कि पूरे इलाके में खुरेजी शुरू हो जाए, और या ये है कि एक ईरान जवाब दे यहाँ पे और उसमें हम पहले शेल्टर वगैरह फराहम कर दें। और जो कल भी बात की थी मैंने कि वो यूके एम्बेसी को, इसको उसको सबको शेल्टर फराहम कर दें। उन्होंने अमेरिकन को बता दिया बंकरों में घुस जाओ, अमेरिकन बंकरों में घुस गए, फौजी सारे महफूज रहे। उधर से उन्होंने उतने ही ड्रोन मारे जितने ड्रोन जो हैं, और उन्होंने कहा कि उतने ही हम मारेंगे जितने अमेरिकन ने हमारे ऊपर फेंके थे। इसराइल फंस गया बीच में कि अमेरिकन ने किया भी था या नहीं किया था, नंबर एक। दूसरा ये है कि इसराइल तो लगा हुआ था, उसको बिल्कुल इल्म ही नहीं था इस बात का। ये ट्रम्प जो है ये बड़ी एक मतलब ये भी एक तारीख़ में एक यादगार सदर के तौर पे भी तो ये तशरीफ़ लाए हैं, अभी आगे क्या गुल खिलाएंगे। लेकिन इन्होंने नेतन्याहू को पूरे खेल से बाहर कर दिया और अपनी टीम को भी बाहर कर दिया। सिर्फ जेडी वेंस को पता था, स्टीव विटकॉफ को पता था और पैटी हेग्सेथ को पता था, क्योंकि वो इस ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर ही थे, और बाकी सारे लोग लाइन थे उनकी अपनी टीम के भी कि ट्रम्प ये करने जा रहे हैं। तो ये जो है ये आप इस तरह समझ लें कि ईरान ने बदला लिया भी, लेकिन इस तरह से लिया बदला कि एक तो सेंटकॉम पे अटैक, लेकिन कतर को पहले चूंकि बता दिया था तो कतर ने भी एक रस्मी सी मजम्मत की। और आज जो उनके वज़ीर आज़म और वली अहद हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, क्योंकि ये पूरे गज़ा में उसके सीज़ फायर में ये नेतन्याहू की तमाम तर जो बकवास नेतन्याहू कर रहा है पिछले कई महीनों से, यानी वर्बल कतर के अगेंस्ट, एक तो है ना गज़ा में कत्लेआम कर रहा है, कि कतर के ऊपर भी काफ़ी उसने, तो वो अपने आप को बड़ा कूल रखे वो गज़ा के सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने नेतन्याहू को बहुत दफ़ा उसको नज़रअंदाज भी किया है, क्योंकि एक लार्जर कॉज के लिए कतर जो है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कतर ने फिर ये हुआ कि ये सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्कों को बता दिया कि भाई एक मामला ऐसे होगा, सारे मुल्क मजम्मत करेंगे और ये कुछ देर के बाद मामला ठीक हो जाएगा। तो जो अब इसमें जो इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इसमें ट्वीट जो मैसेज आया ना, वो तो देखें, इसराइल को जो तड़ी लगाई है उन्होंने पब्लिक में जो अगर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी किसी सदर ने एक तो वो गाली वाली दी है उन्होंने। ये फर्स्ट स्लाइड अगर देखें, इसराइल, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं सोशल ट्रुथ पे, इसराइल ये मुखातिब कैसे कर रहे हैं, डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, बमबारी बंद करो, इफ यू डू इट इट इज़ अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम, यानी वो जो जहाज हमला कर रहे हैं भेजे हुए थे नेतन्याहू ने, नाउ
कौन कह रहा है? डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये अब आप ज़रा इस सोशल ट्रुथ के मैसेज के एक एक लफ्ज़ से गौर करें तो इसराइल, यानी मुखातिब किसको कर रहे हैं? इसराइल, ठीक है ना। और आखिर में डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट, जो तरफ सिग्नेचर्स होते हैं बाकायदा, ब्रिंग योर पायलट्स बैक। इससे पहले कि नेतन्याहू, अच्छा जहाज गए हुए थे, हमले कर रहे थे ईरान पे, वो इस मैसेज के आने के बाद वो जो पायलट्स थे वो नेतन्याहू के, उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, वो पायलट्स पहले पलट गए क्योंकि अमेरिका हमें ना भड़का दे बीच में। उन्होंने कहा ये ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कह दिया खत्म, इसराइल के सारे पायलट वहीं से वहीं वापस। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा नेतन्याहू ने तो कहा बॉम्बिंग करो, नेतन्याहू कह रहा है कि बॉम्बिंग करो, अभी नहीं आना, अभी मैं देखता हूँ, ये करता हूँ। वो पायलट वापस पलट गए। अब जनाब, तो ये तो सोशल ट्रुथ पे जलालत हुई। फिर वो जो पब्लिक में जलालत हुई वो अलग थी, जो उन्होंने मीडिया के सामने बात की, और जो टेलीफोन पे गालियां पड़ी हैं वो अलग पड़ी हैं। तो नेतन्याहू की किस्मत में जिल्लत है, ये दिन जो है जिल्लत के गए। और ये कतर ने बीच में दरमियान में, अभी थोड़ी देर पहले अमीर कतर और ईरान के सदर की बात भी हुई है टेलीफोन पे, ठीक है ना। उन्होंने कहा हम तो आपके भाई हैं, उन्होंने कहा हम भी आपके भाई हैं। उन्होंने कहा गलत फहमी हो जाती है, उन्होंने कहा हो जाती है ना, बस ठीक है। तो बाकायदा टेलीफोन कॉल भी हो गई, किसकी? अमीर कतर की और ईरान के सदर की। अब इस पे नेतन्याहू ये सोच रहे बैठा हुआ कि हुआ क्या है, ये सब ने मुझे उठा के जो है ये किस किस के आगे फेंक दिए? ईरान के आगे फेंक दिए, और साथ ही अरब ममालिक के आगे फेंक दिए, और साथ ही ईरान का जो न्यूक्लियर है वो कहाँ गया है, किधर गया है, इसके बारे में खामोशी छाई हुई है। और मैंने वो ईरान के लोग भी शहीद कर दिए बहुत सारे, तो ईरान का फसला मामला भी है, वो उसके प्रॉक्सीज और बाकी लोग आएंगे और मारेंगे आके, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये हासिल क्या हुआ है? उसके साथ ही एक टीम पहुंच गई है थोड़ी देर पहले काहिरा, और वो टीम है हमास का, हमास की टीम। और हमास की टीम वहां पहुंची, और साथ ही इजिप्ट की तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ मैसेज गया इसराइल कि फौरी तौर पे डेविड बार्निया या बाकी जितने आपके लल्लू पंजू जो वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, उनको फौरी तौर पे काहिरा भेजो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज आया है कि अगले एक आध दिन के अंदर ये गजा का सीज़फायर भी हो जाना चाहिए। स्टीव विटकॉफ को मैं भेज रहा हूँ। स्टीव विटकॉफ जो है वो मेरे साथ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है ना, नेटो की समिट में चले गए हैं। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है, ये एयरफोर्स वन से ये हेग पहुंच रहे थे, हेग जा रहे थे, नेटो की समिट शुरू हो गई ना, वहाँ जाने से पहले उन्होंने बात की। इनको बाय द टाइम में वहाँ पहुँचूँ मुझे खबर आनी चाहिए कि यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और तीसरा फेज़ जो है, दूसरा फेज़ या तीसरा फेज़, इसको जस्ट शट अप, इसको नेतन्याहू को शट अप, जहाँ बकबक करे इसको मुझे बताओ और मैं इसकी तबीयत साफ़ कर दूँ, मैं बिल्कुल ठीक मूड में नहीं हूँ उस वक्त, ठीक है। और ये जो है ये टॉक शुरू करो। अब उसमें डेविड बार्निया, अब नेतन्याहू इधर क्या हुआ है, मतलब अचानक ये तो मतलब है कि न्यूक्लियर भी रह गया। अच्छा, हुतीज़ कहाँ रहे इस पूरे खेल में? इस पूरे खेल में हुतीज़ भी तो कहीं थे। हुतीज़ नहीं आए ना ईरान की तरफ से। हुतीज़ को भी पहले बता दिया गया था कि ये मामला जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना, तो हुतीज़ भी खामोश रहे, वरना हुतीज़ भी तो कूद जाते हैं ना बीच में, दो चार जगहों पे वो भी मिसाइल फेंकते। तो हुतीज़ से कह दिया गया था, मैसेज चला गया था हुतीज़ को ओमान के थ्रू कि भाई ये जो है ना ये पिटाई होने जा रही है नेतन्याहू की, और ये जो है ये हमला इस पर कंडेमनेशन वगैरह होगी सारी ऐसे, और उसके बाद सारी फ्लाइटें खुल जाएंगी थोड़ी देर के बाद, और ये मामला लेकिन आपने दरमियान में नहीं आना। उसके बाद जनाब ये हुआ कि सबसे जो अजीब खबर है वो ये हुई कि हुतीज़ को जो मैसेज करवाया गया, किसी के थ्रू मैसेज तो जाएगा ना हुतीज़ तक, और फिर चाइना ने, देखिए चाइना के ऊपर से जहाज़ अगर गुजरे हैं तो चाइना ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इतने सारे जहाज़ चाइना के ऊपर से गुजरे, और चाइना को पता ही नहीं, यानी चाइना ने कोई बात ही नहीं की कि जी जो है कोई बात तो चाइना करता ना कि जहाज़ गुजरे हैं साउथ चाइना सी से, वहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता,
नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिलिप, वहां से जहाज गुजर गए तो चाइना चुप रहा। अब जो खबर है ना, खबर ऑफ द डे, बहुत सारी खबरें हैं ना, मगर एक खबर ऐसी है जो खबर ऑफ द डे अगर मुझे पूछे ना, कमाल खबर है वो ईरान की खबर है। और वो ये खबर ईरान दे रहा है 38। अब आप ये खबर देखें, जितने ब्रिक्स ममालिक हैं, ब्रिक्स के मुल्क, उन पर सख्त पाबंदी है कि वो ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। पता है ना आपको, ब्रिक्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी है। और ब्रिक्स किसका है? चाइना का। एक मुल्क के ऊपर से पाबंदी हटा ली है ट्रंप ने। 38, एक मुल्क ईरान से तेल खरीद सकता है क्योंकि उसने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। क्या रोल प्ले किया उसको भी आप छोड़ दें, वो वक्त हुआ तो हम निश्चित में बात कर लेंगे। ये 38 स्लाइड ज़रा दिखाइएगा। ये स्लाइड, ये खबर है कि जनाब ट्रंप ने कहा है कि चाइना ईरान से ऑयल ले सकता है। चले, यानी ब्रिक्स के मुल्क जो हैं नहीं ले सकते, वो चाइना ले सकता है और रशिया भी ले रहा है। अब बच कौन गया? इंडिया। यानी आप ये देखें कि यानी आप जितनी दफा इस खबर को आप पढ़ेंगे ना, इसको ज़रा डाउन प्ले किया उन्होंने अभी ना, कि अभी इसको ज़रा धीमे धीमे रखना। लेकिन यह है कि चाइना जो है कोई मसला नहीं, चाइना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। चाइना ने देखें हूतीज़ को कहा कि देखो हूतियों और अंसारुल्लाह वालों, तुम लोग दरमियान में ये आबनाए हुर्मुज़ वगैरह बंद नहीं करना। और ये है कि हमारे ऊपर से बहुत सारे यहाँ से जो है वो B2 बॉम्बर घुसरे हैं जिनका हमें भी नहीं पता चला, किसी को भी पता नहीं चला। तो ऐसा है कि अब वो ट्रंप ने कह दिया कि ईरान ऑयल हम ईरान से ले सकते हैं। ब्रिक्स ममालिक के ऊपर जो पाबंदियां लगनी है उसमें चाइना नहीं है, ब्रिक्स है ही चाइना का। अच्छा जी, अब वहाँ जो मुज़ाकरात हैं, एक तो डेविड बार्निया, मेरा ख्याल है अभी किसी भी वक्त इतला आएगी कि डेविड बार्निया इजिप्ट पहुँच गए, हमास के डेलीगेशन पहुँच गए वहाँ, और इसी वितकॉफ पहुँच गए। और इतना शदीद गुस्सा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उनसे बात करने की किसी, आपने देखा ना मीडिया में वो आए तो किसी की हिम्मत नहीं, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे एक दो लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा बिल्कुल CNN को गालियाँ, उसको गालियों को, तुम सब घटिया तरीन लोग हो दुनिया के, चुप करो, ठीक है। और साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को कोसा, उन्होंने ईरान को भी कंडेम किया। लेकिन उससे पहले जो उनका मैसेज था रात को, उन्होंने दोनों को मुबारकबाद दी थी। अगर उनका जो मैसेज है ना रात का, जिसमें उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था, तो उसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ये जो सेकंड स्लाइड है, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। इट हैज़ बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान के देयर विल बी कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। 12 घंटों के अंदर जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड ऑफ 12 दिन की जंग ख़त्म हो गई, पीसफुल, रिस्पेक्टफुल। ये आप देखें और आगे आप देखें, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज। मैं किसको मुबारकबाद दे रहा हूँ, ये इस जुमले पे यहाँ से गौर करें जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ज़रा करेंगे तो ये इसके इसके यहाँ पे ये इसमें कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज, इसराइल एंड ईरान, ऑन हैविंग द स्टेमिना, दोनों का स्टेमिना, दोनों की हिम्मत और इंटेलिजेंस दोनों की, कि वो ख़त्म करें इस जंग को जो कि 12 दिन की जंग थी। 12 दिन की जंग ख़त्म करने पे मैं दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस सर्विसेज को, उनकी करेज को, उनके स्टेमिना को, ईरान और इसराइल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वो जंग है जो कई सालों तक जारी रह सकती थी। दिस इज अ वॉर दैट कुड हैव गॉन फॉर ईयर्स एंड डिस्ट्रॉयड द इंटायर मिडिल ईस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, ठीक है। गॉड ब्लेस द मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी सब खुश रहो, सलामत रहो, जीते रहो, ये रहो। ये जो इसराइल को गालियां पड़ी हैं उसके बाद पड़ी हैं, उससे पहले तो ईरान, गॉड ब्लेस ईरान। अच्छा, अब वो नेतन्याहू ये सोच रहा है कि यार एक मिनट, ये रिजीम चेंज होनी थी,
यहाँ बॉम्बिंग हुई थी, B-52 बॉम्बर की थी, गॉड ब्लेस। और वो जेडी वांस कह रहे हैं वो दफन हो गए ज़मीन में, मिलेंगे नहीं कभी। वो दफन हो गए तो कहाँ से मिलेंगे वो स्टॉक प्राइस? ये क्या हमारे साथ हाथ हो गया है, क्या हुआ है? और साथ ही उधर से इजिप्ट की कॉल आ गई है कि इधर हमास का डेलीगेशन आ गया है, स्टीव विथकॉफ भी पहुंच रहे हैं, तो उधर गजा सीज़फायर पे फौरी तौर पे अमल करना है। उन्होंने कहा 60 दिन, तो 60 दिन और दिन छोड़ दें, जो बस उधर से हेग से मैसेज आएगा आप ज़रा इधर आ जाएं और गजा का सीज़फायर करवाएं फौरी तौर पे। गजा के में से हमास ने फौरी तौर पे अपील कर दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आपने ये एक जंगबंदी करवा दी है, और जंगबंदी के बाद आप ये जंगबंदी इस जंगबंदी की तरफ जाएं जो कि गजा के मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी तरफ आप जाएं और जंगबंदी करवाएं, हमास की तरफ से और बाकी मुल्कों की तरफ से। और एक मैसेज खामोशी के साथ स्टीव विथकॉफ ने किसी और ने प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में फूंक दिया कि सर पाकिस्तान की तरफ से तो आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, ये ज़रा जल्दी से करवा दें। हो सकता है सारे इस्लामी मुल्कों की तरफ से आप और OIC की तरफ से आप नॉमिनेट हो जाएं। पाकिस्तान तो पहला मुल्क था ना, बाकी मुल्क भी आपको कर दें कि आप नोबेल प्राइज़, मुबारक हो मुबारक हो। कह रहे हैं गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। ने कहा आपके ऊपर फूलों की पत्तियां नचावर होंगी, आप ये करवा देना जल्दी से। अब जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ गालियां देते हुए नेतन्याहू को, घटिया इंसान, बंद करो, पायलट वापस बुलाओ। वो हेग में उतर गए, लैंड हो गए। ये होने वाले हैं अभी, जहाँ नेटो का इजलास हो रहा है। 32 मुल्क लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। किस शेर की आमद रह के रन कांप रहा है? मतलब ट्रंप ही है ना जी। और ट्रंप के लिए वहाँ पर उन्होंने जो डच किंग हैं, मतलब नतन पहले उन्होंने सोचा होटल में ठहराएं, इधर ठहराएं, उधर ठहराएं, कहाँ ठहराएं। उन्होंने कहा छोड़ दो भाई, डच किंग को बाहर निकालो और डच किंग का जो पैलेस है उसमें ठहराओ ट्रंप को। तो डच किंग पता नहीं उस पैलेस में रहेंगे या वो किसी होटल में शिफ्ट हो जाएंगे, बेड एंड ब्रेकफास्ट में रहेंगे, जाके किसी सराय खाने में रहेंगे। उनका जो पैलेस है उसमें ट्रंप ठहरेंगे। हो सकता है वो भी वहीं हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मतलब हो तो हो, लेकिन ये कि वो बहरहाल वो ठहर रहे हैं पैलेस में, बादशाह सलामत के पैलेस में, हेग में। और वहाँ पे 32 मुल्कों के रहनुमा पहुँचे हुए हैं और वो सारे छुपाते फिर रहे हैं एक आदमी को। इसको बुर्का पहना दो, इसको चादर पहना दो, इसको कुछ पहना दो, इसको कहीं ट्रंप देखने वाले, उसका नाम है ज़ेलेंस्की। क्योंकि G7 की समिट जो है, G7 की समिट से 2 आदमियों से प्रेसिडेंट ट्रंप मिले बगैर निकल गए थे। एक का नाम था ज़ेलेंस्की, दूसरे हमारे पड़ोस के नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाद में कहा कि मुझे बुलाया गया था, मैंने कह दिया नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्रोएशिया जाऊंगा। तो ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गए और ज़ेलेंस्की वहां पहुंच गए और ज़ेलेंस्की की पूरी कोशिश है कि ट्रंप से मिले, लेकिन पता ही चला है कि उनका जो हेग में स्टे होगा वो 24 घंटे से भी कम होगा। तो कोई 1-on-1 बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, शायद बहुत सारे लोगों के साथ एक तस्वीर उतर जाए, लेकिन क्या एक एलामिया इशू होगा? क्योंकि एलामिया में तो यूक्रेन की मदद डालनी थी ना, नेटो डालना था, रशिया डालना था, और ये नेटो का चूचू के मुरब्बे का अचार डालना है क्या? अगर इसमें रशिया भी नहीं है, अगर इसमें कोई 5 देखिए ना 5% बढ़ा रहा है, सारे मुल्क बढ़ा रहे हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो किसके लिए बढ़ा रहे हैं? अभी ईरान से भी दोस्ती हो गई है, तो कहाँ जाके आपस में लड़ना है, क्या करना है? सबने 5% जो है वो बढ़ाना है उसमें खर्चा। तो लड़ना किससे है जब रशिया से तो दोस्ती होने जा रही है? और रशिया का नाम डालते हुए डर रहे हैं उसमें, वो एलामिया में। कैसा ना हो एलामिया हम बना लें पूरा, और उधर ट्रंप कहें कि 1 मिनट ये क्या बना है इसमें, फिर ज़ेलेंस्की, फिर यूक्रेन, फिर एड, और उनके जो आसपास लोग हैं उनमें भी मतलब टीम गई है ना, तो उस टीम को भी नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिर में उस एलामिया को देख के क्या करना है, उस पर साइन भी करने हैं। क्योंकि अमेरिका देखे ना, अमेरिका साइन करेगा तो वो नेटो है ना, तो बाकी मुल्कों की क्या वो है। अब उसमें स्पेन कह रहा है कि हम तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ा सकते अपनी 5%, हमारी तो इकॉनमी रिसेशन में। बरतानिया कह रहा है कि 2035 तक बढ़ाएंगे, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गुस्से में। ये मुल्क पहले ये समझ रहे थे कि चलो हम किसी तरह से ट्रंप के साथ आ जाएंगे ना, हम ईरान पे कहीं पे अटैक वटैक, कहीं तो घुसे, कहीं कहानी में दाखिल तो होंगे ना। इन्होंने ईरान के खिलाफ बयान दे दिए सब ने, और ईरान से ट्रंप ने दोस्ती कर ली है।
ये उधर भी फारिग हो गए, उधर भी फारिग हो गए। और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं जी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ट्रंप से मुलाकात किया, फ़ोन पे बात करूंगा। ये ट्रंप ने जो बहुत ज़बरदस्त काम किया ईरान का, मैं ज़रा अभी बिजी है ट्रंप, ये नेटो वेटो से फारिग हो जाएं। अब ट्रंप कह रहे हैं अच्छा पुतिन के फ़ोन आने, तो उससे पहले तो ज़ेलेंस्की की शक्ल ही ना देखूं तो बेहतर है, क्योंकि पुतिन ने फ़ोन करना है और मुझे मुबारकबाद देनी है ये ईरान के ऊपर और ये जो बाकी सारे दुनिया के अंदर मैं अमल ला रहा हूँ। बल्कि ये भी उसको शक हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हो सकता है मुझे नोबेल प्राइज के लिए पुतिन में नामजद कर दें, क्योंकि मैंने यूक्रेन की जंग खत्म करवाई है। जी, ब्रेक के बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त एक अजीब दुनिया में है। इस दुनिया में वो जब तक रहें, ये बाकी दुनिया के लिए अच्छा है, वो अपनी दुनिया में रहें, मस्त रहें, मगन रहें, नेतन्याहू को कोसते रहें। तो लेकिन आप ज़रा ये देखें कि एक तो ये आपस की, ये अरब ममालिक ने आपस में मामलात इनके उलझे नहीं। सही। कतर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पब्लिकली सबने कंडेम कर दिया और ईरान ने भी उनको बता दिया कि भाई ऐसे है और ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। नेतन्याहू दरमियान में उसके पायलट नेतन्याहू को छोड़ के ट्रंप ने कहा कि पायलट वापस बुलाओ, और पायलट वापस पलट गए सारे। अब फौज जो है वो ट्रंप की सुन रही है, और फौज में वैसे उनके इख्तलाफ तो बहुत है। तो नेतन्याहू जो है वो, अच्छा एक तो मसला ये 75-80% वो बस के नीचे चला जाता है, फिर निकल के आ जाता है। जी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुकम्मल तौर पर बस के नीचे उसको फेंक दिए, कि पब्लिक में गालियाँ दी हैं ना उसको। ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कि लेकिन बहरहाल ये पिछले 24 घंटों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, और ये सारा जो है ये नेतन्याहू को इस बात का शक है बहुत शदीद कि ये मिली भगत थी सारी मेरे खिलाफ, ठीक है। और ये सारे मुल्क आपस में मिले हुए थे, ये टोबी ड्रामा था रात को, और इन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा है। और अब ये अचानक मिस्र के अंदर से वो डायलॉग भी शुरू हो गया, सीज़फायर भी हो गया, जंग भी बंद हो गई, हमला भी हो गया, सारा कुछ हो गया। और उसके बाद जो है वो गज़ा के अंदर पहुँचो और जल्दी से गज़ा का सीज़फायर करवाओ, इस तरीके को पहुँच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब ये तो, और उधर जो स्टॉक पाइल थे वो ज़मीन में दफन हो गए, उनका पता ही नहीं वो किधर गए। जी जी, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि गज़ा के सीज़ फायर के हवाले से भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या मुस्बत पेशरफ्त देखने में आ सकती है? अब तो देखें, अब तो जो कुछ हो रहा है वो मुस्बत पेशरफ्त ही होनी चाहिए। जी। ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है, पुरस्रार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके नतीजे में सारा का सारे स्टॉक पाइल ज़मीन के अंदर दफन हो गए और कुछ पता नहीं चला कि तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, क्या बना है, रेडिएशन की किधर की क्या हुआ क्या। इसमें 125 तैयारों ने हिस्सा लिया है, फाइटर्स ने, और कोई एक भी किसी रडार में कैच नहीं हुआ। 125 और 35 घंटे प्रवास किए उन्होंने। 125 फाइटर जेट्स ने 35 घंटे प्रवास करते हुए वो ईरान तक पहुंचे और फिर खैरियत से वापस चले गए। ना उनको किसी ने आते देखा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ना जाते हुए देखा है, और हमला करके चले गए। और करके क्या गए हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये तो मज़ीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब जनाब इसमें जो खबर है ना, दुख भरी खबर, यानी नेतन्याहू को जो मज़ीद पागल कर देने वाली खबर है, वो ब्लूमबर्ग दे रहा है आज 15। सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट यूएस अवॉइडेड ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अवॉइड किया, हमला किया ही नहीं। ये नहीं कि गलत हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, अवॉइड किया। न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमले अमेरिका ने अवॉइड किए ब्लूमबर्ग के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आप ज़रा देखें उसी ख़बर को, वो जो ईरान का मीडिया कह रहा है कि चाइना को ऑयल, वो इसराइल से किस तरह की आवाज़ें, और वहाँ से भी तो एक अजीब व गरीब किस्म की यानी चीखें सी आ रही है ना। 31 स्लाइड तरह देखें, ये खबर है, खबरें, ये असल खबरें जो है ना वो नहीं है, वो तो हैं ही जो हैं, जो कतर में हुआ, इधर हुआ। 31, ट्रम्प सेज कि चाइना कैन कंटिन्यू टू बाय ईरानियन ऑयल। चीन ने बड़ी मदद की है, चूंकि इसलिए चाइना जो है
ब्रिक्स से बाकी मुल्क नहीं, हर मुल्क से अलग अलग बात होगी। मगर चाइना, चूंकि उसने ये सारा ऑपरेशन जो हुआ वो 35 घंटे जहाज फ्लाई किए, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने ईरान को बताया भी नहीं कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो उनसे ऑयल ईरान ले सकता है, बाकी किसी मुल्क ने लेने की कोशिश की तो पाबंदियां लगेंगी। और ईरान से दोस्ती हो गई है, ईरान से गॉड ब्लेस ईरान भी हो गया ना साथ ही। अब ये अजीब चक्कर, साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एक और बात कर दी है, उनके एक और आदमी ऐसा है जिससे मैं जल्द से जल्द डील चाहता हूँ, और वो है तास का 28। ये नेटो में समिट में पहुंच रहे हैं और नेटो वाले इंतजार कर रहे हैं कि हम यहाँ यूक्रेन को डालें, ज़ेलेंस्की को मिलवाएं बुर्का पहना के, क्या करें। तो जनाब तास वाले खबर दे रहे हैं 28 ट्रंप चाह रहे हैं फौरी तौर पे एक आदमी से डील करना, फौरी, रशिया के साथ। अब मुझे बताएं इसमें ज़ेलेंस्की कहाँ तो नेटो कहाँ, तो 5% वो किसके लिए, वो किससे लड़ना है, नेटो ने क्या करना है उन्होंने। वो जनाब डच जो किंग है उसका पैलेस है, ट्रंप है, 32 लोग हैं उसमें, कहीं ज़ेलेंस्की भी इधर उधर घूम रहा है। वो कह रहे हैं मैंने तो फौरी तौर पे जो है वो रशिया से डील करनी है, और रशिया से मैंने पुतिन से मिलना है जल्द से जल्द। पुतिन भी कह रहे हैं हाँ मैंने भी मिलना है आपसे, आप ये ज़रा फारिग हो जाए ना नेटो समिट से, और उधर वो ईरान और ये गज़ा और ये सारे हो जाएं 2-4 इशू, तो मैं तो हाजिर हूँ, कहीं मिल लेंगे, टर्की मिल लेंगे, इधर वो कहीं गोल्फ वॉल्फ खेल लेंगे बैठ के। और चाइना को इजाज़त दे दी कि आप जो है वो ईरान का ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो गपशप लगी है ना आपस में अमीर कतर की और ईरान की, वो बड़े लो प्रोफाइल में है। हमला किया है ईरान ने कतर पे, कतर ने कंडेम किया है, मगर जो टेलीफोन टॉक्स है ना, हमें तो रेफरेंस देना है ना कि बात हुई है, वो बड़े लो प्रोफाइल में दोनों तरफ से बात हुई है। यानी अगर आप ये देखें कि उनकी 39th प्रेसिडेंट ईरान के जो हैं उन्होंने एश्योर कराया कतर को कि ईरान गुडविल, और कहा कि स्ट्राइक जो है वो यूएस का रिएक्शन थी। अब ये जो बात उन्होंने की है ये उनसे टेलीफोन पे बात की है, यानी ईरान के प्रेसिडेंट ने अमीर कतर से बात कर ली है, और ये बात जो है ये उन्होंने टेलीफोन पे बात की है। और जो कतर के पीएम है उनका जो ईरान को जवाब दिया है वो अरब मीडिया 36 कतर ईरान टाइज पे थोड़ी सी खराबी पेश आई है 36 बट शुड रिकवर आफ्टर मिसाइल सैल्वर्ट यूएस, ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। कतर ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये कोई इशू है ही नहीं ना, मतलब एक आध मिसाइल गिर गया आपकी तरफ से, क्या इशू है, उनकी तरफ से कहा गया आप तो हमारे भाई हैं। ये साथ नेतन्याहू ये सोच रहे कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि नेतन्याहू जो है उसको इसराइल का जो मीडिया है उसने बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी है थोड़ी देर पहले 10th। वो कह रहे हैं जो ईरान का शो जो ड्रामा हुआ है सारा, अटैक वॉज कोऑर्डिनेटेड विद यूएस एंड देर आर सिग्नल्स दैट न्यूक्लियर टॉक्स विल रिज्यूम, यानी बहुत जल्द जो है ओमान में अमेरिका और ईरान के दरमियान पे उसने उसको एक दो थप्पड़ लगा दिए। ये तो बाकी तो इसराइल ने शहीद किए ना उनके साइंसदान, अमेरिका ने तो अवॉइड कर दिया बकौल ब्लूमबर्ग के, उनके न्यूक्लियर को हिट ही नहीं किया, अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, अमेरिका तो आके चला गया, चाइना को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता चला ही नहीं, किसी को पता, अमेरिका ने क्या किया गरीबों ने, उनके सेंटकॉम पे अटैक भी हो गया, सब कुछ हो गया। असल तो नेतन्याहू ने आना है ना बस के नीचे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो मिलीभगत है। 10 स्लाइड आप ये पढ़ें ज़रा, इसराइल का मीडिया, Iranian show attack was coordinated with US and there are signals that nuclear talks will resume। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, न्यूक्लियर टॉक्स अभी शुरू हो जाएंगी अमेरिका और ईरान के दरमियान, ओमान में या कहीं किसी भी जगह पे। ये सारे मुल्क एक साथ थे और नेतन्याहू को उसमें चूना लगा दिया। ठीक है, उसको गालियाँ भी पड़ी, अभी जूते भी पड़ेंगे, अभी गिरफ्तार भी होगा, अभी आगे भी जाएगा मामला। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो फ़ोन आया है ना इजिप्ट से कि फौरी तौर पे आ जाओ गज़ा टॉक्स, गज़ा जंग बंदी के लिए, ये आप ज़रा देखें 14th इजिप्ट आस्क इसराइल, बड़ी सख्त कॉल गई है इजिप्ट की तरफ से प्रेसिडेंट सीसी के ऑफिस से कि डेलीगेशन फौरी तौर पे आ जाना चाहिए होस्टेज डील के लिए। कौन सा, ये गज़ा, फौरी तौर पे हमास को पहले से ये सारे जो भी कुछ हुआ है 24 घंटे हमास को पता, हमास वाले पहुंचे हुए हैं, इंतज़ार हो रहा है कि
इसराइल से पहुंचे। इसराइल के लोग भी तैयार बैठे हैं, ये डेविड बार्निया और ये सारे जो मॉडरेट लोग जो चाहते हैं कि जल्दी ये गज़ा का बहरान ख़त्म हो, ये तैयार बैठे हैं। हो सकता है अभी फ्लाई कर जाए रात को। और वहाँ पे जो अलामिया था, वो अलामिया, वो नेटो के अंदर अलामिया तैयार कर रहे थे कि इसमें कोई यूक्रेन डाल दें, इसमें कोई रशिया, कुछ तो डालें इसमें। मतलब ये तो नहीं डालेंगे ना, हम सब भाई भाई हैं और हम दुनिया में सुकून चाहते हैं, हम एक फ़ौजी इत्तेहाद हैं और दुनिया में सुकून चाहते हैं, और ट्रंप बड़े अच्छे आदमी हैं, तो इसमें ईरान डाल दें, कुछ तो डालें। ईरान से दोस्ती हो गई है, रशिया से मिलना चाह रहे हैं, यूक्रेन वो आगे क्रॉस करते हुए दनाइपर रिवर वो कीव तक पहुंच गए रशियंस। तो ये 5% डिफेंस किसके खिलाफ, ये बजट बढ़, ये इत्तेहाद इस दुनिया के धरती के वजूद पे ये नेटो है क्यों? एक मुल्क को कहते हैं मैं खा जाऊंगा, अपनी स्टेट बना लूंगा 51वीं, वो कनाडा वाले भी पहुंचे हुए हैं। अच्छा, वो G7 से उठ के चले गए थे वो, फिर मतलब है कि इस नेटो का कोई मकसद है? जब रशिया से दोस्ती हो गई, ईरान से भी हो गई, गॉड ब्लेस ईरान, जुमला देखें कितना, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये नया उनका नीचे साइन है, कंप्लीट लिखते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, जेन में रह गए मैं सदर हूँ अमरीका का। और इसराइल, इंसान के बच्चे बनो। अब देखिए कैसे मुखातिब कैसे किए उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है, उसमें नेतन्याहू जो है वही समझ रहा था कि शायद अमेरिका हमारे साथ आ गया, जंग में कूद गया, और वो उसने बहुत सारे लोग मार दिए नहीं हमारे साथ मिलके। और अब पता चल रहा है कि उसने तो न्यूक्लियर को, बकौल ब्लूमबर्ग के, यानी ब्लूमबर्ग की फिर स्टोरी दोबारा देख लें, 15th सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट कि यूएस अवॉइडेड ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अवॉइड किया सैटेलाइट इमेजेस, ये बता रही हैं। और मैंने कल भी बात की थी कि उस सड़क के ऊपर अटैक हुआ भी है, तो वो सड़क जो जा रही थी फर्दों की तरफ, एक तो बहुत पुराना है ना न्यूक्लियर, वो 1991 से बने हुए हैं पुराने, उसमें ये एक फर्दों वाला था इंपॉर्टेंट नतांस का, इसको भी अवॉइड किया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल इस दौरान अपने उस, एक तो अलर्ट रहा कल सारी रात, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कतर को पता था, बाकी मुल्कों को पता होता, पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं ना इस वक्त पीस के लिए, सुकून, और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर क्राइसिस, आज भी कुछ लोग मारे हैं दहशतगर्द वगैरह, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा पड़ोसी और हमारा ख़ित्ता ज़रा जम जाए थोड़ा सा, तो पाकिस्तान ने बहुत बहुत दुरुस्त पोजीशन अख्तियार की है पिछले चंद दिनों में। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी कहाँ खड़े हैं कि अगर चाइना को ईरान से सप्लाई शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पकड़े गए, ये जो आपको पता है ना जिस प्रिजन पे उन्होंने अटैक किया है इसराइल ने, इसराइल को क्या ज़रूरत थी कि ईरान में एक प्रिजन पे अटैक करे? उस प्रिजन में वो लोग थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, तो उनको छुड़ाना था, तो वो उस पर अटैक कर दिया, वो पकड़े गए सारे, और इतने लोग पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे ईरान में जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। अब उसमें इंडिया ने एक पोजीशन अजीब ली हुई है। इंडिया वाहिद मुल्क है जो इंडिया नहीं कहता मैं, ये मोदी जी, इंडिया में तो बड़े, मैं कभी इंडिया को मोदी से नहीं मिलाता, इंडिया में तो बड़े लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं इसके लिए, कत्ले आम रुकना चाहिए, बच्चों के लिए, इंसानों के लिए, लोगों के लिए, उनके आश्रम बड़े काम करते हैं, चंदा बहुत इकट्ठा करते हैं इंडिया के लोग बड़े इस मामले में। लेकिन यह है कि ये मोदी जी जो बैठ गए आके आरएसएस वाले, तो इन्होंने तो पूरी सत्यानाश पूरी पॉलिसी कर दी। चाइना का ऑयल खुल गया ईरान से, और इंडिया से बाद में बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इंडिया जो है वो तो नेतन्याहू के साथ है। और ये बस अभी तेज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बहरहाल ये इस पूरे किस्से में एक बहुत बड़ी टोपी अमेरिका ने पहना दी है नेतन्याहू को, जिसमें चंद अरब बरदर ममालिक भी शरीक थे। चाइना था या नहीं था, प्यूटिन था या नहीं था, वो समझने वाले खुद समझ लें, लेकिन ये कि नेतन्याहू जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, अब ये 90% बस के नीचे जाके निकल जाता है बंदा, अब इसको निकलना नहीं देना, कोशिश करनी है कि गज़ा का सीज़ फायर तो ज़रूर हो, क्योंकि इजिप्ट की तरफ से जो कॉल गई है नहीं। और ये देखें ना कि ईरान, यानी मकसद रिजीम चेंज भी नहीं हुआ, न्यूक्लियर हिट भी नहीं हुए, 35,000 जो यानी आप सोचें कि 125 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, 35,000 किलोमीटर, बहुत, अब किसी को दुनिया में पता नहीं चला
जी। किसी मुल्क को नहीं पता चला कि ये एक 125 जहाज जा रहे हैं, 25 नहीं 125, 3 जगहों पे अटैक करने, वो 3 जगह बच गई अपनी जगह। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद एक से एक ड्रामा घूम रहा है इस दुनिया में। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।